हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो हमारी जो सीरीज चल रही है आप सभी को पता है, वो चल रही है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पेज नंबर जो है 365, 366 और 367, इन तीनों पेज पे जो है यात्रा साहित्य वाला पूरा टॉपिक दिया हुआ है। आप वहाँ से देख भी सकते हैं। और उन्हीं सारी रचनाओं को मैं जो है ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास कर रही हूँ। तो आज यात्रा साहित्य पे मेरी जो क्लास है वो तीसरी क्लास होने वाली है। और अगर आप जो है इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की वीडियोस और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे प्रभाकर माचवे। कल हमने ब्रज किशोर नारायण की जो रचना है नंदन से लंदन, जो कि 1957 ईस्वी की रचना है, यहाँ तक हमने देख लिया था। कैसे इसको याद किया था कि ब्रज में ही हमने नंदन से लंदन तक की यात्रा कर ली थी। और कितनी बार की थी? 57 बार, या फिर कह सकते हैं 5 से 7 बार। ब्रज में ही नंदन से लंदन की यात्रा हमने कितनी बार की थी? तो 5 से 7 बार हमने की थी। इस तरीके से याद हो जाएगा। कल मैंने याद भी करवाया था। आज हम देखेंगे प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे की जो रचना है वो है गोरी नजरों में हम। गोरी नजरों में हम, ये 1964 ईस्वी की रचना है। कब की है? 1964 ईस्वी की रचना है। तो इन्हें हम याद करेंगे। जो माचवे हैं, माचवे को हम बता देंगे मचान। माचवे जी मचान पर बैठकर सोचते हैं कि काश प्रभा गोरी के नजरों में हम बस जाएं। क्या सोचते हैं? जो माचवे जी हैं वो मचान पर बैठे हैं। ऐसे सोचिएगा, मचान होता है, मेरे गांव में होता था, अभी भी मचान होता है, लेकिन अब लोग आजकल तो लोग अलमारी नहीं बनवाते हैं, मचान क्या बनवाएंगे। तो याद रख सकते हैं कि जो माचवे हैं वो कहाँ पे बैठे हैं? वो मचान पे बैठे हैं, थोड़ा जमीन से ऊपर वाले एरिया को भी बोलते हैं। तो माचवे जी जो है वो मचान पे बैठे हैं और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? एक प्रभा नाम की लड़की है जो कि कैसी है? गोरी है। तो उसके बारे में सोचते हैं कि काश प्रभा गोरी जो है वो उसकी नज़रों में हम बस जाएं। जो प्रभा गोरी है उसकी नज़रों में हम बस जाएं, यानी कि वो हमें पसंद करने लगे। इस तरीके से इनको हम याद रख सकते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, ये ट्रिक मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब ये नहीं कि किसी लड़की का नाम अगर प्रभा है, कोई अगर मेरी वीडियो देख रहा है, प्रभा नाम की कोई लड़की है तो, या फिर कोई प्रभाकर नाम से है, तो वो अपने आप को ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा इंटेंशन बस रचनाओं को याद कराने का है। तो यहाँ पे हम इनको इसी तरीके से याद रख सकते हैं। प्रभाकर माचवे की रचना है गोरी नजरों में हम, ये 1964 की है। तो मचान पर बैठकर माचवे जी सोचते हैं कि काश प्रभा गोरी के नजरों में हम बस जाएं। आगे हम देखेंगे डॉक्टर रघुवंश। इनकी रचना है हरी घाटी। तो हरी घाटी जो है 1963 की है। कब की है हरी घाटी? 1963 की है। वंश मतलब आप समझ रहे हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंश बढ़ता चलता है। तो अगर किसी की पीढ़ी में कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ तो उनका वो जो क्या हो जाता है, वो निर्वंश हो जाते हैं, कोई वंश ही नहीं रह गया। तो वहाँ पर क्या चीज़ें हरी भरी रहेंगी? हरी मतलब ज़िंदगी में खुशहाली रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो वहाँ से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर वंश है तो घाटियाँ क्या है? हरी हैं। वंश है तो हरियाली है। इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। हरी घाटी किसकी है? तो रघुवंश की है। आगे हम देखेंगे निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की रचना है चीड़ों पर चांदनी। तो ये तो सभी को रटी हुई है। चीड़ों पर चांदनी किसकी है? ये निर्मल वर्मा की है। तो इन्हें याद रख सकते हैं कि चीड़ों पर चांदनी जो होती है वो बड़ी ही निर्मल होती है। चांदनी वैसे भी जो चांदनी रात होती है तो बहुत निर्मल लगती है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि चीड़ों पर चांदनी जो है वो बड़ी ही निर्मल है। 1964 ईस्वी की रचना है। आगे हम देखेंगे धर्मवीर भारती को। इनकी जो रचना है वो है धर्मवीर भारती की। पहली है यादें यूरोप की, दूसरी रचना है
यात्रा चक्र 1955 ईस्वी में लिखी गई है। और अगली रचना है ठेले पर हिमालय। तो ठेले पर हिमालय ये जो रचना है कई बार पूछा भी गया है। तो ये रचना है किसकी? याद तो सभी को है कि ये धर्मवीर भारती की है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये विधा कौन सी है। तो ठेले पर हिमालय, देखिए अगर हिमालय की बात हो रही है तो यानी कि ये ठेले पर बैठकर हिमालय गए। कौन? धर्मवीर भारती जी। तो जब हिमालय पे जा रहे हैं तो यात्रा करते हुए जा रहे हैं, ऐसा तो जा नहीं रहे, ठेले पर बैठकर जा रहे हैं हिमालय देखने, मतलब हिमालय पर जाते हैं तो कैसे जा रहे हैं? यात्रा ही तो कर रहे हैं। तो ये यहाँ से आपको याद हो जाएगा, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। तो इनको याद रख सकते हैं। ठेले पर बैठकर ये हिमालय जाते हैं और वहाँ से जो है कैसे जाते हैं? यात्रा चक्र, यात्रा करते हुए चक्र लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो है यादें और मन में, और उनके मन में जो है कहाँ की यादें रहती हैं? यूरोप की यादें रहती हैं। ये कौन कह रहा है? ये धर्मवीर भारती के विषय में बात हो रही है कि धर्मवीर भारती जब है जो है वो अपने मन में यूरोप की यादें लेकर और हाथ में चक्र लेकर ठेले पर बैठकर हिमालय जाते हैं। कौन? धर्मवीर भारती। आगे हम देखेंगे विष्णु प्रभाकर को। इनकी जो रचना है वो है हंसते निर्झर दहकती भट्ठी। ये 1966 ईस्वी में लिखी गई रचना है। दूसरी रचना है ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज हिमालय। ये एक ही में है, ज्योतिपुंज हिमालय 1982 ईस्वी की रचना है। आगे बात करें तो अगली रचना है हम सफ़र मिलते रहें, हम सफ़र मिलते रहें। ये 1996 ईस्वी की रचना है। तो ये 3 रचनाएं हैं विष्णु प्रभाकर की। हंसते निर्झर दहकती भट्ठी 1966, ज्योतिपुंज हिमालय 1982 और हम सफ़र मिलते रहे 1986 ईस्वी की रचना है। तो इन्हें हम सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि हंसते निर्झर दहकती भट्ठी के ज्योतिपुंज हिमालय में अपने हमसफर से मिलते रहे। कौन? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जो है वो हंसते निर्झर और दहकती भट्टी में, जहाँ पर इस तरीके से याद रख सकते हैं कि लोग हंस रहे हैं और वहाँ पे जो भट्टी है वो दहक रही है। तो हंसते निर्झर और दहकती भट्टी में ज्योतिपुंज हिमालय के पास, और ये चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं? ज्योतिपुंज हिमालय के पास हो रही हैं। तो कहते हैं ज्योतिपुंज हिमालय के पास अपने हमसफ़र से मिलते रहे। कौन? विष्णु जी। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। आगे हम देखेंगे लक्ष्मी देवी चूड़ावत। इनकी रचना है हिंदुकश के उस पार, 1966 ईस्वी की रचना है। हिंदुकश के उस पार 1966 की है। तो इन्हें हम याद रखेंगे। हिंदुकश के उस पार अच्छे अच्छे चूड़ा पहनकर लक्ष्मी देवी जाती हैं। कहाँ जाती हैं? हिंदुकश के उस पार अच्छे अच्छे से हो जाएगा 6-6, इसका समय याद हो जाएगा, 1966 की है। तो अच्छे अच्छे चूड़ा पहनकर, चूड़ा से हो जाएगा चूड़ावत। ये देखिए यहाँ पे चूड़ावत इनका टाइटल है। तो कह सकते हैं कि हिंदुकश के उस पार जाना है तो अच्छे अच्छे चूड़ा पहनकर कौन जाता है? लक्ष्मी देवी जाती हैं। लक्ष्मी की जो देवी हैं वो अच्छे अच्छे चूड़ा पहनकर हिंदुकश के उस पार जाती हैं। इस तरीके से याद हो जाएगा, ये इनकी रचना है। आगे हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र को। तो डॉक्टर नगेंद्र की जो रचना है वो है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, पूछा भी गया है कई बार। तो इसकी विधा भी इम्पॉर्टेंट है कि विधा क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। तो ये है 1968 ईस्वी की रचना। और दूसरी रचना है अप्रवासी की यात्राएं। तो अप्रवासी की यात्राएं जो है वो 1972 ईस्वी की है। इनको याद करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, देखिए कुछ अप्रवासी लोग यात्रा कर रहे थे। इनको ऐसे याद करेंगे। यहाँ इनकी रचना है अप्रवासी की यात्राएं। तो यहाँ से उठाएंगे अप्रवासी को कि कुछ अप्रवासी लोग जो है वो यात्रा कर रहे थे तो उनको जो है नाग ने डस लिया। नाग से नगेंद्र को याद रखेंगे। देखिए कुछ अप्रवासी लोग थे जो यात्रा कर रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें जो है नाग ने डस लिया। और जब नाग ने डस लिया तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फिर हम तंत्र यंत्र की सहायता से उन्हें ठीक करते हैं।
तंत्र यंत्र करते हैं ना, जब नाग वाग डस लेता है तो बुलाया जाता है, कोई तांत्रिक वांत्रिक हो तो भैया इनको ठीक कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इनको याद कर लेंगे कि कुछ आप प्रवासी लोग जो है वो बड़े ही बेहतर तरीके से अपनी यात्रा कर रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें नाग ने डस लिया। और जब नाग ने डस लिया तो फिर उनको बचाने के लिए हम लोग तंत्र और यंत्र की सहायता लेते हैं और फिर उन्हें हम ठीक करते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं। और कितने लोगों को बुलाते हैं तंत्र यंत्र करने के लिए? 6 से 8 लोगों को बुलाते हैं। 6 से 8 लोगों को बुलाते हैं तंत्र यंत्र की, ताकि हम उसकी सहायता से जो है इनको ठीक कर सकें। इस तरीके से इनकी रचनाओं को याद रख सकते हैं समय के साथ। अगली रचना है दुर्गा देवी सिंह। इनकी रचना है सीधी साधी यादें, जो कि 1976 ईस्वी की रचना है दुर्गा देवी सिंह की। तो इन्हें हम याद रख सकते हैं कि सीधी साधी यादें हमें दुर्गा देवी की आती हैं। सीधी साधी यादें किसकी आती हैं? तो दुर्गा देवी की। अगली रचना है राजेंद्र अवस्थी। रचना नहीं है, सॉरी, अगले लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी। इनकी पहली रचना है सैलानी की डायरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1977 की है। दूसरी रचना है हवा में तैरते हुए, ये 1986 की है। तो यहाँ पे जो अवस्थी शब्द आया है इसको हम बना दें अवस्था। तो कह सकते हैं ना कि हवा में तैरने की कोई अवस्था नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आप इस एज में है तो आप हवा में तैर सकते हैं, इस एज में है तो आप नहीं तैर सकते। तो हवा में तैरने की कोई अवस्था नहीं होती है। ऐसा कहाँ पे मिलता है? ऐसा सैलानी की डायरी में साफ साफ लिखा हुआ है। साफ साफ से आप याद करिएगा, साथ साथ। तो कह सकते हैं कि हवा में तैरने की कोई अवस्था नहीं होती है, ऐसी बात जो है वो सैलानी की डायरी में साफ साफ लिखा गया है। इस तरीके से दोनों रचनाएं याद हो जाएंगी। आगे हम देखेंगे श्रीकांत वर्मा को। इनकी रचना है अपोलो का रथ। अपोलो का रथ 1975 ईस्वी की रचना है। तो कह सकते हैं अपोलो के रथ से कौन यात्रा करता है? अपोलो के रथ से श्रीकांत यात्रा करते हैं। अपोलो के रथ से कौन यात्रा करता था? तो श्रीकांत जी अपोलो के रथ से यात्रा करते थे। तो यात्रा से हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। आगे है रामेश्वर टांटिया। रामेश्वर टांटिया की जो रचना है वो है विश्व यात्रा के संस्मरण। तो रामेश्वर टांटिया की रचना क्या है? विश्व यात्रा। जो हम विश्व की यात्रा करने जाते हैं तो हम लोग अपने साथ टटिया वगैरह लेके चलते हैं, कि जहाँ पे होता नहीं टेंट वगैरह गाड़ने के लिए, तो अपने साथ इंसान जो है सारी व्यवस्था करके चलता है। जो हम विश्व यात्रा पर निकलते हैं तो उसके साथ हम टटिया बिछाने की पूरी व्यवस्था भी लेकर चलते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा इन्हें याद रख सकते हैं। विश्व यात्रा के संस्मरण, ये रामेश्वर टांटिया की रचना है। आगे है अंततः गोपाल शेवड़े। इनकी रचना है दुनिया रंग रंगीली। अंततः गोपाल शेवड़े की जो रचना है ये है दुनिया रंग रंगीली। तो कहते हैं ये अंततः दुनिया रंग रंगीली है, मैं 7-8 बार बता चुका हूँ। ये कौन कहता है? गोपाल शेवड़े कहते हैं ये अंततः, मतलब अगर देखा जाए तो अंत तक मैं यही बात कहूँगा कि दुनिया जो है वो रंग रंगीली है। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, बड़ी ही रंगीली दुनिया है। तो वही चीज़ कहते हैं कि अंततः लीजिएगा तो अंततः से याद रहेगा, ये अंततः गोपाल शेवड़े के इनका पूरा नाम है। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि दुनिया रंग रंगीली है, और मैंने ये बात 7-8 बार बता भी दिया है। इस तरीके से याद कर लेंगे। आगे जो है गोविंद मिश्र है। गोविंद मिश्र की जो रचना है वो है धुंध भरी सुर्खी, 1979 की है। दरख्तों के पार शाम, 1980 ईस्वी की रचना है। झूलती जड़ें 1990 की है। परतों के बीच 1997 ईस्वी की रचना है। और लास्ट है और यात्राएं, ये 2005 ईस्वी की रचना है। तो इनकी रचनाओं को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, गोविंद को अगर हम गोविंदा बना दें, गोविंदा जो हीरो है गोविंदा, वहां से इनको कनेक्ट करेंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पे लिखा है धुंध भरी सुर्खी, तो सुर्खी को हम बना देंगे सुर्खियों। तो कहते हैं ना सुर्खियों के हवाले से खबर आई, जैसे न्यूज़ चैनल पे आता है, हेडलाइंस दी रहती है, तो वहाँ से हम उठाएंगे कि सुर्खियों से खबर आई कि गोविंदा झूलती जड़ें,
झूलती जड़े की परतों के बीच से यात्राएं करते हुए दरख्तों के पार शाम में पहुंचते हैं। कैसे याद करेंगे कि सुर्खियों से खबरें आई हैं, सुर्खियों के हवाले से खबरें आई हैं कि जो गोविंदा है वे झूलती जड़ों की परतों के बीच से यात्राएं करते हुए दरख्तों के पार शाम में पहुंचते हैं। इस तरीके से याद रख लेंगे। ये किसकी रचना है? गोविंद मिश्र की है। आगे हम देखेंगे कमलेश्वर। तो कमलेश्वर की जो रचना है वो है खंडित यात्राएं, ये 1975 ईस्वी की है। फिर अगली रचना है कश्मीर रात के बाद, 1997 ईस्वी की रचना है। और आगे है आंखों देखा पाकिस्तान, ये 2006 ईस्वी की जो है रचना है, आंखों देखा पाकिस्तान। तो इनकी रचनाओं को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो इसमें जो कमलेश्वर है, कमलेश्वर वो कहते हैं कि कश्मीर की रात, एक दिन वो कश्मीर गए थे तो उसके बारे में बताते हैं कि कश्मीर की रात के बाद उनकी सारी जो यात्राएं थीं वो खंडित हो गई। कश्मीर की, जब कश्मीर में उन्होंने रात बिताई, किसने? कमलेश्वर ने। कमलेश्वर ने जब कश्मीर में रात बिताई तो कहते हैं कि कश्मीर की रात के बाद उनकी जो आगे की यात्राएं उन्हें करनी थी वो यात्राएं उनकी खंडित रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा पाकिस्तान को। उन्होंने अपनी आंखों से किसको देख लिया? पाकिस्तान को देख लिया, जो कि उन्हें पसंद नहीं आया। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ये किसकी रचना है? कमलेश्वर की है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल हम पढ़ेंगे। और जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है। और आज की क्लास को फिर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल हम मिलते हैं इसके आगे के क्लास में। और अभी ये विधा ख़त्म नहीं हुई है, इस पे एक और 2 क्लास, एक वीडियो शायद और आएगी। इसके बाद फिर हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो भी ज़रूरत होगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी रचनाएं याद करने में दिक्कत होगी वो भी आप बता सकते हैं कि ये चीज़ नहीं याद हो रही है, इस पर कोई ट्रिक बताइए मैम, तो मैं उस पर ज़रूर ट्रिक बनाऊंगी ताकि उन चीज़ों को आप अच्छे से याद रख सकें। तो मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम पे आप सभी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।